नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। एक वाकया दी lallantop.com पर दरपेश हुआ। नाना पाटेकर का इंटरव्यू था और नाना ने राजदीप सरदेसाई को रगड़ दिया। क्या है ना, आज की न्यूज़ की दुनिया में जो इतना आवाज़ है, इतना शोरगुल है, उसमें लल्लन टॉप थोड़ा अलग है और ये मुझे पसंद है। उन्होंने वाकई पत्रकारिता का एक जो नियम होता है उसे निभाया है। तो फिर वो तू क्यों नहीं फॉलो करता उसको? आपका ध्यान नाना की टिप्पणी पर गया होगा, पर हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। आपको नाना की टिप्पणी के बाद बजने वाली तालियों पर गौर करना चाहिए। ये तालियां जिन्हें यकायक रोकने की जरूरत सौरभ द्विवेदी को महसूस हुई। ये वो युवा पत्रकार हैं जो जानते हैं कि तालियां कहां बजनी चाहिए। उनके भीतर पत्रकारिता का इतना आदर्शवाद बचा है कि वे अपने एडिटर की खिंचाई वाले एक बाहरी व्यक्ति की बात पर भी तालियां बजा सकते हैं। खैर, एक हफ्ते में क्या से क्या हो गया देखते देखते। जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। यूजीसी की नेट परीक्षा रद्द हो गई, इसकी सीबीआई जांच होगी। सीएसआईआर यूजीसी की नेट परीक्षा भी स्थगित हो गई। नीट की पीजी परीक्षा भी स्थगित हो गई। नीट की स्नातक परीक्षा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। इसमें जिस स्तर पर रायता फैला हुआ है उस पर हमने पिछले हफ्ते विस्तार से बात की थी और इस बुरी तरह फैले हुए रायते के लिए जवाबदेह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख सुबोध सिंह को शनिवार को बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह अब फैला हुआ रायता प्रदीप सिंह खरोला समेटेंगे। खरोला 1985 बैच के कर्नाटक कैडर के ऑफिसर हैं और जानकारों के मुताबिक फैला हुआ रायता समेटने के एक्सपर्ट हैं। बहरहाल, ये सब जो फैला हुआ है, इसके शुरुआती छोर पर मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और इसके अंतिम छोर पर भी धर्मेंद्र प्रधान ही खड़े दिख रहे हैं। बस इतना सा अंतर आया है कि मंत्री जी की जुबान बदल गई है। पहले वो 301 वाले मोदी जी की अकड़ मुद्रा में थे, अब वो 240 वाले मोदी जी की सिकुड़ मुद्रा में हैं। अब की बार पलटी मार। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन है, पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देश में परीक्षा, एडमिशन, नौकरियों का जहाज काले घने बादलों के बवंडर में फंसा हुआ है और काले बादलों के बीच से राडार को चूना लगाते हुए जहाज निकाल ले जाने वाला जाबाज पायलट कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने बस ये वादा करके पल्ला झाड़ लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है और इस अभूतपूर्व रिफॉर्म का परिणाम हमारे सामने है। आप भी देखिए। यूपी बोर्ड में 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी उसे रद्द कर दिया है। 2 साल में 10 परीक्षाओं के पेपर आउट किए जा चुके हैं। ये गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस सूरत हाल के मद्देनजर आज पूरा देश परीक्षा पर चर्चा करना चाहता है। वह चाहता है कि प्रधानमंत्री भी परीक्षा पर ही चर्चा करें, लेकिन मौसम बेमौसम परीक्षा पर चर्चा करने वाले महामानव लापता हैं, चुप हैं। वैसे ही जैसे वो कोरोना की दूसरी वेव के दौरान चुप थे, जैसे वो मणिपुर की त्रासदी के समय चुप थे, जैसे महिला पहलवानों के अनशन पर चुप थे। महामानव के करीबियों ने बताया कि परीक्षा तो उनसे करवाई नहीं जा रही, लेकिन वक्त आने पर परीक्षा पर चर्चा एक बार फिर से वो जरूर करेंगे। पिछला पूरा हफ्ता शिक्षा, परीक्षा और ज्ञानबाजी के प्रकोप में रहा। इस प्रकोप की चपेट में देश के प्रधानमंत्री से लेकर फिल्म सिटी 16A की बैरकें भी रही। हुड़कचुलुओं ने पहले से ही चल रही एक यूनिवर्सिटी को हिंदुत्व के पुनरुत्थान का प्रस्थान बिंदु बना दिया। इसे 800 सालों का सबसे स्वर्णिम दिन घोषित कर दिया। यह स्वर्णिम दिन तो था, बशर्ते अगर फीता काटने को ही 800 सालों का सबसे स्वर्णिम दिन घोषित कर दिया जाए।
मोदी जी ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। और इस अंधकार के 800 साल बाद मोदी जी ने हमें जो भारत दिया है, वह भारत कैसा है? यह वही भारत है जिसके भीतर पुस्तकों और पुस्तकालयों को जलाने की अदम्य ज्वाला भड़क रही है। नफरत के आवेग में बिलबिलाता यह भारत बीती कई सदियों का हिसाब किताब उसी बर्बर तरीके से करना चाहता है जिस तरीके से मध्य युग में नालंदा जलाने वालों ने किया था। जिस नालंदा में मोदी जी पुस्तकों को जलाने और अंधकार युग में प्रवेश कर जाने की गौरवपूर्ण बातें कर रहे थे, उसी बिहार के उसी नालंदा में मोदी जी के अनुयायी आज गाहे बगाहे राम के नाम पर किताबें फूंक रहे हैं, पुस्तकालयों में आग लगा रहे हैं। जिसने ये किताबों के पन्ने हैं, ये पन्ने कहाँ के हैं? बिहार शरीफ के अजीजिया लाइब्रेरी के। तकरीबन यहाँ पर 4500 किताबें रखी गई थी। पवित्र कुरान रखा गया था। बड़े बूढ़े बता रहे हैं कि 400-450 हदीस रखा गया था, जो 4,500 हदीस था जो कि हाथ से लिखी हुई थी। उन किताबों को जला दिया गया है। और इसी भारत के दम पर मोदी जी कह रहे हैं, आज पूरी दुनिया की दृष्टि हमारे युवाओं के ऊपर है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। मोदी जी शायद उन युवाओं की बात कर रहे हैं जिनकी प्रवेश परीक्षाएं निरस्त हो जा रही हैं, जिनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिन्हें एक अदद साफ सुथरी ईमानदार परीक्षा व्यवस्था हम दे नहीं पा रहे, जिनके उज्जवल भविष्य को एक अदद नौकरी की गारंटी नहीं दे पा रहे। उनके लिए ये सब झुंझुना है। इसी साल अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी IIT मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है। और ग्लोबल होते भारतीय शिक्षा संस्थानों की तो ये शुरुआत है। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। बहरहाल प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, फिर चल देते हैं, रुकते हैं, फिर एक नई बात कहते हैं और फिर चल देते हैं। पिछले काम की जवाबदेही तय नहीं होती, दो नए काम पकड़ाकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह वो लगातार गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। गोल हो न हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बस एकालाप करते हैं। 800 साल पुराने जिस अंधकार युग का आह्वान मोदी जी कर रहे थे, उसमें शामिल बाजा मोदी के दरबारी हुड़कचुल्लू एंकराएं भी हैं। मसलन 2 शब्दों वाले वीर ने हमें और हमारे जैसे तमाम देशवासियों को याद दिलाया, 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय फिर से गुलजार हो गया। और लगे हाथ वीर बहादुर ने हमें यह भी याद दिलाया कि 800 साल पहले जब दुनिया शायद साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी, तब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी लिपियां, शास्त्र और चिकित्सा पढ़ा रही थी। जरा सोचिए भारत का वैभव कैसा था। कहाँ हम शास्त्र, लिपियां और चिकित्सा पढ़ते थे, और आज 800 साल बाद हम इस कूड़ मगजी के गड्ढे में गिरे हैं। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। 800 साल पुरानी उपलब्धि का डंका एक और हुड़कचुल्लू ने पीटा। इसने बहुत कम समय में बहुत बेसब्री के साथ नफरत के टोले में अपना मकान बनाया है, नफरती चिंटू अमन चोपड़ा। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को एक विध्वंसकारी मानसिकता और ज्ञान से नफरत वाली सोच ने 815 साल पहले जलाकर बर्बाद कर दिया था ना, वो अपने राख से फिर उठ खड़ी हुई है। और तिहाड़ शिरोमणि ने भी अपनी तरफ से 800 साल की इस गर्वोक्ति का उद्बोधन किया। सबसे बड़ी बात यह कि जब दुनिया में पुस्तक छापने की मशीन तक नहीं आई थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपियां यानी 90 लाख पुस्तकों का एक बहुत विशाल संग्रह मौजूद था। और इस ठाकुर सुहाती की तार्किक परिणति तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसके लिए विपक्ष, नेहरू, कांग्रेस आदि को जिम्मेदार न ठहरा दिया जाए। कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि नालंदा जैसी विरासत को फिर से रोशन करने में हमें 800 वर्ष लग गए। इस दौरान देश ने प्रचंड बहुमत वाली एक नहीं कई सरकारें देखी। पंडित नेहरू, श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। जब कुएं में झूठ फरेब की भांग घुटी हो, तब शांति से कुछ तथ्यों को गुनिए, बुनिए और आत्मसात कीजिए। साल 2006 में देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम।
बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की पुनर्स्थापना का विचार दिया था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे सहमति जताई। उन्होंने 2007 में बिहार विधानसभा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नालंदा के पुनर्जीवन के विचार को हाथों हाथ लिया और इसे फिर से खड़ा करने का जिम्मा दिया नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को। उनकी अध्यक्षता में नालंदा मेंटोर ग्रुप की स्थापना हुई। इसमें लॉर्ड मेघनाथ देसाई, प्रोफेसर सुगता बोस और एनके सिंह जैसे लोग शामिल थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2010 में राज्यसभा और लोकसभा में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया। इसके लिए 2000 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तावित हुआ। साल 2012 में अमर्त्य सेन को नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर बनाया गया। सितंबर 2014 में यूनिवर्सिटी का पहला सत्र शुरू हुआ। इसके बाद 27 अगस्त 2016 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नालंदा के प्राचीन स्थल के पास पिलखी गांव में इस विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी, जिसका फीता काटने प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। यानी जो काम कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार ने किया, उसके लिए भी हुड़कचुल्लुओं ने बेशर्मी से कांग्रेस को गरिया दिया, मोदी को क्रेडिट दे दिया। इसीलिए मैंने कहा, अगर फीता काटने को 800 सालों का सबसे स्वर्णिम दिन माना जाए तो बीते हफ्ते देश ने स्वर्णिम दिन देख लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। आज आमतौर पर मीडिया से आप लोगों की एक बड़ी शिकायत रहती है कि यह ठीक से अपना काम नहीं करता, जनहित की बात नहीं करता, वह सरकारों के इशारे पर नाचता है। इसकी वजह बहुत साधारण और बहुत गंभीर दोनों है। हमारे देश का मीडिया मोटे तौर पर सरकारी और कॉरपोरेशन के विज्ञापनों पर निर्भर है। आय के लिए सरकार पर मीडिया की निर्भरता उसे सरकारों से समझौता करने को मजबूर करती है। हमारे लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। इसे सुधारने की कुंजी आपके हाथ में है। न्यूज लॉन्ड्री देश का पहला मीडिया संस्थान है जो आपके यानी सब्सक्राइबर की मदद से चलता है। इसलिए हम आपकी और जनहित की पत्रकारिता बिना किसी दबाव के कर सकते हैं। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप भी गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके भी योगदान दे सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। YouTube इसी तरह से काम करता है, हमें लोगों तक पहुंचाने में आप मदद करें। देश अपने ढर्रे पर लौट आया है, हुड़कचुल्लू अपने ढर्रे पर लौट आए हैं और बुलडोजर अपने ढर्रे पर लौट आया है। यूपी वाले योगी जी का बुलडोजर प्रेम फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद लखनऊ के अकबर नगर में करीब 1,500 भवनों वाले 24.5 एकड़ जमीन पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड के मुताबिक यह निर्माण कुकरेल नदी पर अतिक्रमण करके हुआ था। साथ ही एलडीए का यह भी कहना है कि जिनके घर तोड़े गए उनमें से 1200 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत वसंत कुंज इलाके में दूसरा घर दे दिया गया है। बाकियों के लिए आवेदन विचाराधीन है। खाली किए गए क्षेत्र में गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर कुकरेल रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना है। 10 से 15 दिन के अंदर पूरा मलबा लखनऊ से बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर नक्शा बना करके रिवर फ्रंट का काम शुरू हो जाएगा। यहां तक सब कागजी और कानूनी दिख रहा था। इसके बाद खबरिया चैनलों के हुड़कचुल्लुओं की एंट्री हुई। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से कहां जा सकता है। इनकी एंट्री के साथ ही नफरत और धांधली की एंट्री भी हो गई। नफरती टोले में लेट एंट्रेंस लेने वाले सुशांत सिन्हा भी हैं। बेचारा 2014 में छूटी हुई बस जैसे तैसे 2019 के बाद पकड़ पाया। अपने ब्लैक बोर्ड पर यह रिपीट मोड में टूटती हुई मस्जिद का वीडियो दिखाकर उसे अवैध बता रहा है। अकबर नगर में कई मस्जिद और मदरसे बने हुए थे जो अवैध जगह पर बने हुए थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान ऐसे अवैध निर्माण को गिरा दिया गया।
अकबर नगर में बने 4 मंजिला मदरसे को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। लेकिन एक भी वीडियो आपको हिंदू धार्मिक स्थल के विध्वंस का नहीं दिखेगा। शायद प्रशासन ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए ऐसा किया हो। यह भी बारंबार बताया जा रहा है कि मंदिरों से मूर्तियों को पहले हटाया गया, फिर मंदिरों को ढहाया गया। यहाँ पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे, तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया, उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। तो फिर एक मस्जिद का वीडियो वायरल करने के पीछे क्या मकसद है? क्या मुसलमानों या बाकी अन्य की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? क्या मस्जिद के ध्वस्तीकरण का वीडियो जानबूझकर खबरिया चैनलों और अन्य हुड़कचुल्लुओं ने वायरल किया ताकि भाजपा समर्थक वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो सके? अकबर नगर कोई रातों रात बसा इलाका नहीं था। करीब 50 सालों से लोग यहाँ रह रहे थे। सरकार यहाँ कदम कदम पर मौजूद थी, कहीं बिजली के बिल के रूप में, कहीं पानी के बिल के रूप में, कहीं टेलीफोन के बिल के रूप में। फिर भी अकबर नगर की जमीन समतल हो गई। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी नेता, सरकार या अधिकारी या फिर हुड़कचुल्लू एंकर के पास नहीं है। जिन परिवारों की कमाई कम है या जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, वो नया आशियाना कैसे बनाएगा? पीएम आवास की किस्त कैसे चुकाएगा? इस चरम बेरोजगारी के दौर में जिनकी दुकानें या वर्कशॉप मिट्टी में मिल गए, उनकी आजीविका या रोजगार का क्या उपाय होगा? टूटती हुई मस्जिद का वीडियो रिपीट मोड में दिखाकर कितने कैजुअल तरीके से सुशांत ने ये बात कही। वहां हिंदू का घर भी था, मुसलमान का भी घर था, कोर्ट का आदेश था, चल गया बुलडोजर। ये बात जितनी आसानी से कही गई है, वो बताता है कि यह आदमी उतना ही टेढ़ा है। खैर, कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला, मान लेते हैं, पर क्या यूपी या एमपी या दीगर राज्यों की सरकारें इसी तरह कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाती हैं? सुशांत सिन्हा यहां बोल रहा है कि कोर्ट का आदेश था, बुलडोजर चल गया। मैं आपके सामने इसी हफ्ते की एक और तस्वीर रखता हूं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले को ही लीजिए। यहाँ के भैंसवाही गांव में 15 जून को बुलडोजरों ने 11 घरों को ढा दिया। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा मवेशियों की तस्करी पर किए गए एक ऑपरेशन के बाद हुई। बताया गया कि पुलिस को कुछ लोगों के घरों के फ्रिज में बीफ यानी गाय का मांस मिला और कुछ बोरों में जानवरों का चमड़ा। क्या इस मामले में भी कोर्ट का आदेश था? इस पर मैं बाद में बात करता हूं। इसी सिन्हा का एक 2 साल पुराना वीडियो देखिए। बुलडोजर के सामने खड़े हो जा रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। और अगर ऐसा है कि किसी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होनी है, तो बॉस एक काम कीजिए, फिर छूट दे दीजिए कि देश में अवैध निर्माण का भी संवैधानिक अधिकार रहेगा, राइट टू इंक्रोचमेंट कर दीजिए। 2 साल पहले यह आदमी किसी छटे हुए अवसरवादी की तरह बुलडोजर का समर्थन कर रहा है। तब इसे किसी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों के दौरान जिस मनमाने तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल कोर्ट, कानून और संवैधानिक अधिकारों को चूना लगाते हुए किया गया है, वह इस लोकतंत्र के चेहरे पर धब्बा है। लखनऊ के अकबर नगर में तोड़फोड़ अभियान के कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंडला जिले में 11 मुस्लिम परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई की वजह को लेकर यहां दोहरा जवाब सामने आया। इससे मंडला जिला प्रशासन के कारनामे, इसके पक्षपात भरे रवैये का शक होता है। एक तरफ कहा गया कि इन घरों में गौमांस मिला, प्रतिबंधित पशु मिले जिनकी तस्करी होनी थी। दूसरी तरफ मंडला के डीएम का कहना है कि ये घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे, इन्हें पहले भी गिराने का नोटिस दिया गया था। अब दोनों बातों में कौन सी बात सही है, यह जांच पड़ताल का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि कार्रवाई में धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ। बुलडोजर के अंध समर्थक हुड़कचुल्लुओं ने सरकार और जिला प्रशासन से कुछ जरूरी सवाल पूछा ही नहीं। सीधे तलाशी के बाद किसी का घर तोड़ देना किस कानून के तहत आता है? क्या अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों ने किया था या फिर हिंदुओं ने भी किया था? क्या घरों में पाए गए मांस की जांच पड़ताल से पहले ही किसी का घर गिरा देना उचित है? कहीं पर बुलडोजर न्याय कर रहे हैं तो कहीं भीड़ खुद ही न्याय कर दे रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पिछले हफ्ते हिंदू कट्टरपंथी संगठन के लोगों ने मुसलमानों की दुकानें लूट ली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रहने वाला जावेद हिमाचल के नाहन में रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करता था।
बकरीद के मौके पर वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अपने घर गया था। इस दौरान उसने जानवर की कुर्बानी की तस्वीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाली, जिसे नाहन के कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोगों ने देख लिया। इसके बाद उन्होंने नाहन में हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने जावेद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कस्बे में एक जुलूस निकाला। जैसे ही यह जुलूस जावेद की दुकान के पास पहुंचा, जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने तोड़फोड़ लूटपाट शुरू कर दी। पुलिस फोर्स मूक दर्शक बनी रही। बाद में शामली के पुलिस अधिकारी ने साफ कहा कि जावेद ने गौवंश की कुर्बानी नहीं की है। सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं, यह प्रतिबंधित पशु नहीं बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी। भले ही जावेद ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन दुकान भी उसी की लूटी जाएगी और एफआईआर भी उसी के खिलाफ दर्ज होगी, क्योंकि वह सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का रहा था। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उस पर विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। न कमाल की बात, यही वो भारत है जो नरेंद्र मोदी ने हम सबको दिया है, जो 800 सालों के अंधकार के बाद अब नफरत के उजाले में सांस ले रहा है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, तो खोल दी है। इस हफ्ते की रिपोर्ट विलेज स्क्वायर इंडिया नाम के एक यूट्यूब चैनल से है। यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में युवा लड़कियों की फुटबॉल टीम की है, जिसे तमाम बंधनों और रुकावटों के बीच एक कोच संचालित कर रहे हैं। आदिवासी मादा लोगों का फुटबॉल के ऊपर, खेल के ऊपर एक बहुत अलग सा जुनून था, लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि यहाँ पर जो लड़की लोग हैं जिन लोगों का कम उम्र में शादी हो जाता था, शादी होने के बाद ये लोग जो मादर है वो खेल नहीं सकता, वो घर का काम करना पड़ता है, बाहर का काम करना पड़ता है, डेली लेबर का काम करना पड़ता था। इसीलिए कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो एक तरफ अंधकार में जा रहा था। और जब मादास लोग खेल में आगे आते गए तब क्या हुआ, जो लड़की लोग पहले एडोलेसेंस में जाने के बाद उनको सहारा नहीं मिलता था वो किसके साथ खेले, अभी क्या हुआ, वो उसका मम्मी के साथ खेल रहा है, अभी वो उसका नानी के साथ खेल रहा है, उसका चाची के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर लोग एक साथ जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा टीम बन गया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।